वालेकुम अस्सलाम। निम्रा इरशाद। बच्चे आप बच्चों के साथ लिंक शेयर कर दें। वालेकुम अस्सलाम मुनीब। वालेकुम अस्सलाम अरीबा। अल्लाह का शुक्र है अरीबा, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम। ओके सो स्टूडेंट्स, देर किए बगैर हम इसको स्टार्ट करते हैं क्योंकि अंदर फिर हमें ब्रेक भी लेनी पड़ेगी अजान की। वालेकुम अस्सलाम। अस्मा, मैं ठीक हूँ। बच्चे आप कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम सादिया। वालेकुम अस्सलाम उस्मान। बच्चों आवाज़ क्लियर आ रही है? वालेकुम अस्सलाम तलहा। वालेकुम अस्सलाम रबिया। अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। आप कैसी हो? ओके, तो हम स्टार्ट करने लगे हैं सेशन। आज का जो टॉपिक है वो है डाइट प्लान फॉर हाइपरटेंशन। डाइट प्लान से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाइपरटेंशन जो है वो क्या होती है। ठीक है, हाइपरटेंशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो हाई रहता है। और इसमें क्या होता है कि हमारी ब्लड वेसल्स जो होती हैं उसमें जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, हाई होता है। और वो कितना हो सकता है? 140/90 mmHg। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा कॉमन कंडीशन हो गई है अब तो, लेकिन ये बहुत सीरियस है अगर हम इसको ट्रीट ना करें। ठीक है, और ज़्यादातर क्या होता है कि वो लोग जिनको हाइपरटेंशन हो जाती है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर का इशू होता है, हो सकता है कि उनको सिम्टम्स फील ना हो और उनको ज़्यादातर तभी पता चले जब कभी वो अपना ब्लड प्रेशर जो है वो उसको चेक करवाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मतलब ये चीज़ समझते नहीं हैं कि हमें कोई ऐसा इशू हो गया। वो बस यही कहते हैं कि तबीयत थोड़ी अपसेट हो रही है तो इट्स ओके, ये खुद ही ठीक हो जाएगी। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है कि ये कंडीशन कॉमनली हमारी जिस चीज़ को इफ़ेक्ट करती है वो हमारी बॉडी की आर्टरीज़ होती हैं। हमारी बॉडी की आर्टरीज़ को ये कंडीशन जो है इफ़ेक्ट करती है। और इसमें क्या होता है कि हमारी जो ब्लड है, वो जो हमारा ब्लड है वो एक प्रेशर जो है, एक फ़ोर्स जो है वो लगाता है किसके अगेंस्ट? हमारी आर्टरी की वॉल्स के अगेंस्ट। और बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंटली वो लगाता है और बहुत हाई अमाउंट में। ठीक है, ब्लड जो है वो एक फ़ोर्स लगाता है हमारी आर्टरीज़ की जो वॉल्स होती हैं उसके ख़िलाफ़, और बहुत ज़्यादा वो कॉन्स्टेंटली हाई होती है उसकी रेंज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि फिर जो हमारा दिल होता है, जो हमारा हार्ट होता है, उसको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है ब्लड को पंप करने के लिए। ठीक है, अब जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर किस का यूनिट जो है वो है mmHg, जिसकी कि फुल फॉर्म है मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। ठीक है, अब नॉर्मली क्या होता है कि हाइपरटेंशन में जो ब्लड प्रेशर की रीडिंग होती है वो होती है 130/80 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। ठीक है, या फिर इससे ज़्यादा होती है। अब ब्लड प्रेशर की कैटेगरीज़ हैं डिफरेंट। इसकी 4 कैटेगरीज़ हैं। 4 कैटेगरीज़ में ब्लड प्रेशर को डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसकी जो 4 कैटेगरीज़ हैं उसमें फर्स्ट कैटेगरी जो आती है वो है नॉर्मल ब्लड प्रेशर, देन आ जाती है एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, देन आ जाती है स्टेज 1 हाइपरटेंशन, एंड देन स्टेज 2 हाइपरटेंशन। ठीक है, अब जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है उसमें क्या होता है कि ब्लड प्रेशर जो है वो 120/80 होता है। ठीक है, यूनिट आप लोगों को पता है, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगी यूनिट। ब्लड प्रेशर की जो रेंज होती है वो 120/80 होती है नॉर्मल ब्लड प्रेशर में। जब हम आ जाते हैं सेकंड कैटेगरी जो कि है एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, उसमें क्या होता है कि जो टॉप रेंजेस हैं वो 120 से 129 तक चली जाती हैं और बॉटम नंबर जो है वो 80 तक रहता है। 80 से अबव नहीं होता। ठीक है, और उसके बाद जो स्टेज 1 हाइपरटेंशन आ जाती है उसमें होता है कि जो टॉप रेंज है वो 130 से 139 तक चली जाती है। बच्चा एक दफ़ा दोबारा ग्रुप में लिंक शेयर करें, मैसेजेस आ रहे हैं मुझे पर्सनल।
अच्छा, जो स्टेज 1 हाइपरटेंशन होती है उसमें क्या होता है कि जो टॉप रेंजेस होती हैं वो 130 से 139 तक चली जाती है, और जो बॉटम नंबर होता है वो बिटवीन रहता है 80 से 89 के। स्टेज 2 में क्या होता है कि जो टॉप नंबर है वो 140 या फिर उससे हायर हो जाता है, ठीक है। स्टेज 2 हाइपरटेंशन में ब्लड प्रेशर का जो टॉप नंबर है वो 140 या फिर उससे भी हाई चला जाता है, और जो बॉटम नंबर होता है वो 90 या फिर उससे हाई चला जाता है। थैंक यू मिशाल। अब ब्लड प्रेशर जब भी ज़्यादा होगा 180/120 से, ठीक है, तो उसको कंसीडर किया जाएगा कि ये हाइपरटेंसिव एमरजेंसी है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा एमरजेंसी की सिचुएशन है अगर 180/120 हो जाए, और इसमें फिर हमें ज़रूरत होती है कि हम पेशेंट को फ़ौरन से जो है वो एडमिट कर लें और उसको ट्रीट करें। अगर हम उसको अनट्रीटेड छोड़ देंगे तो फिर उससे क्या होगा कि उसका हार्ट अटैक का, स्ट्रोक का या डिफरेंट हेल्थ कंडीशंस का इशू जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। रिस्क है फिर ये उसके लिए, उसकी लाइफ के लिए रिस्क है कि अगर हम उसको ऐसे अनट्रीटेड छोड़ दें इस कंडीशन में। अब इसके लिए हमारे जिन लोगों को हाइपरटेंशन का इशू है या जिनका ब्लड प्रेशर जो है वो स्टेज 1, स्टेज 2 या एलिवेटेड लेवल पे रहता है, तो उनके लिए क्या ज़रूरी है कि वो अपना ब्लड प्रेशर जो है वो चेक करते रहें। एटलीस्ट एक साल में ना तकरीबन कोई 2 से 4 दफ़ा वो इसको अच्छे से चेक करवाएं, प्रॉपर इसका चेकअप करवाते रहें, ठीक है। और इसके अलावा वो लोग जो स्टेज 1 और स्टेज 2 पे होते हैं उनके लिए क्या ज़रूरी है कि वो अगर वो स्टेज 1 पे आ गए हैं और अब वो स्टेज 2 की तरफ जा रहे हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो फिर मंथली बेसिस पर इसका चेकअप करवाते रहें, या फिर आफ्टर 1 डे इसको चेक करते रहें और अपने पास किसी एक उस पर हिस्ट्री शीट पे नोट करते रहें, जिससे कि जब कभी वो डॉक्टर के पास जाएँ तो डॉक्टर के लिए भी ईजी और डायग्नोज करना, ठीक है। अब इसमें लाइफ़स्टाइल हैबिट्स आ जाती हैं कि लाइफ़स्टाइल में कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जो इसके लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं और कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जो ठीक नहीं हैं। एक चीज़ आप सबको पता है कि कोई भी चीज़ जिसका इस्तेमाल हम हद से ज़्यादा करते हैं वो हमारे लिए नुकसानदेह ही होती है, ठीक है। बेशक हम एक फ्रूट है, एप्पल है, एक बहुत अच्छा फ्रूट है, अगर हम एप्पल का इस्तेमाल भी ज़्यादा अपनी डाइट में करेंगे तो उसके भी हमें कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स फिर देखना पड़ेंगे। तो बेशक कोई चीज़ हेल्दी भी हो, जब भी हम उसका इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो वो हमारे लिए नुकसानदेह होगी। इसी तरह एप्पल जो है वो तो हेल्दी है, लेकिन स्मोकिंग जो है वो तो टोटली अनहेल्दी है। हमें ऑलरेडी पता है कि वो अनहेल्दी है। एक तो वो अनहेल्दी है और फिर उसके अलावा अगर हम उसका यूज़ जो है, उसका इंटेक जो है वो एक्सेसिव अमाउंट में करेंगे तो वो फिर हमारे लिए हाइपरटेंशन की सिचुएशन पैदा कर सकती है। देन है कि एक पर्सन जो एक्सरसाइज ना करता हो और जो ईटिंग पैटर्न उसका ठीक ना हो तो उसको भी हाइपरटेंशन हो सकता है। तो इस तरह की जो कंडीशंस हैं उनको ट्रीट करना, उनको प्रिवेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और कुछ लोग होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा मेडिकेशंस का यूज़ करते हैं बिला वजह, कि किसी के सर में भी दर्द हो रहा है तो वो मेडिकेशंस की तरफ चला जाता है, और किसी को कोई लेग्स में पेन हो रहा है, कोई फटीग हो रही है, नींद नहीं आ रही, इस तरह की कंडीशंस में बहुत ज़्यादा मतलब छोटी छोटी बात पे जिस पे दवाई की ज़रूरत नहीं भी है, जो वैसे भी ठीक हो सकती है, उस पर भी अगर दवाई का इस्तेमाल करते हैं तो तब भी उनके अंदर फिर हाइपरटेंशन की सिचुएशन जो है वो हो सकती है। अब ज़्यादातर क्या होता है, जो बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनमें ब्लड प्रेशर हाई होता है लेकिन अभी तक उनको कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे होते, और ऐसा भी होता है कि वो उनकी जब हम स्क्रीनिंग करते हैं, जब हम उनका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, जो हम रीडिंग्स लेते हैं, तो तब भी उनके जो लेवल्स हैं वो ऐसे इतने उसके अंदर नहीं आ रहे होते, मतलब जिस टाइम पे हम कर रहे होते हैं चेक उस टाइम पर वो नहीं आ रहे होते, तो वो भी वहाँ पर फिर ये चीज़ जो है वो केयरलेसनेस का शिकार हो जाती है कि हम उसको सोचते हैं कि हाँ ठीक है, ओके, ये पर्सन नॉर्मल जा रहा है। लेकिन इससे क्या होता है कि डेंजरसली उसके जो लेवल्स हैं ब्लड प्रेशर के वो हाई होते हैं, और जब फिर वो हाई होते हैं तो बीपी उनका फिर शूट कर जाता है, और उससे फिर हार्ट अटैक, स्ट्रोक और डिफरेंट मेडिकल कंडीशंस की का हमें सामना करना पड़ता है। अब बहुत थोड़े से लोग हैं ऐसे कि जिनको क्या देखना पड़ता है ब्लड प्रेशर में कि उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है, ठीक है, सांस की कमी होना स्टार्ट हो जाती है, या उनको बहुत ज़्यादा सर में दर्द स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा जो एक कंडीशन कॉमनली देखी जाती है कि नोज़ ब्लीडिंग होने लग जाती है, जिसको हम अपनी ज़ुबान में नक्सीर आना कहते हैं, तो नोज़ ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है।
तो इस तरह की कंडीशंस जो हैं वो लोगों में होती हैं। और अगर ये हेडेक जो है वो बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए तो फिर ये लाइफ थ्रेटनिंग स्टेज पे भी हो सकता है, ठीक है। फिर वो पर्सन जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग स्टेज पे है। अब यहाँ पे बात है कि एक पर्सन है, उसको ये कंडीशंस जो हैं वो फेस करना पड़ रही हैं इन केस, तो क्या उसको करना चाहिए। इसके कोजेज़ जो हैं, सबसे पहले उसको पता होना चाहिए कि इस चीज़ के कोजेज़ क्या हैं, ठीक है। अब जो हाइपरटेंशन है बच्चों, इसकी 2 टाइप्स हैं, ठीक है। लेकिन टाइप्स पे जाने से पहले हम इसमें ये चीज़ देखेंगे कि जो हमारा जो मैंने आपको ऑलरेडी चीज़ बताई है कि जो हमारा ब्लड है वो एक फ़ोर्स लगाता है हमारे हार्ट की आर्टरीज़ जो होती हैं उसके अगेंस्ट एक फ़ोर्स लगाता है, और उससे क्या होता है कि फिर हमारे हार्ट को बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है पंप करने के लिए ब्लड को, ठीक है। तो इसमें आगे फिर 2 टाइप्स आ जाती हैं, एक आ जाती है प्राइमरी और एक आ जाती है सेकेंडरी, ठीक है। 2 इसकी टाइप्स हैं। अगर हम उन टाइप्स पे जाएंगे तो फिर हमारा लेक्चर जो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अभी हम मेन चीज़ें जो हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि 2 टाइप्स हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी एंड सेकेंडरी के नाम से आप लोगों को थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा हो ही गया होगा कि किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है। देन उसके बाद हम आ जाते हैं कि इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं हाइपरटेंशन के, ठीक है। हाइपरटेंशन के रिस्क फैक्टर्स में जो चीज़ें आ जाती हैं उसमें एज, रेस, फैमिली हिस्ट्री, ओबेसिटी या ओवरवेट होना, एक्सरसाइज ना करना, और स्मोकिंग करना या टोबैको का यूज़ करना, अल्कोहल का यूज़ करना, बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल करना, पोटेशियम के लेवल्स का बहुत लो इस्तेमाल, मतलब बहुत कम लेस अमाउंट में पोटेशियम का इस्तेमाल होना। फिर जो चीज़ एक मेन आ जाती है इसमें होती थी स्ट्रेस, जब स्ट्रेस लिया जाए, या डिफरेंट क्रोनिक कंडीशंस, या फिर प्रेगनेंसी में भी हाइपरटेंशन का इशू हो सकता है। अब एज में हम डिस्कस करते हैं कि जो रिस्क फैक्टर एज है उसमें क्या होता है कि जी जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो उसके साथ साथ ब्लड प्रेशर का रिस्क जो है वो भी बढ़ता जाता है। पहले ये कहा जाता था कि एज जब 64 हो जाती है, 64-65 के करीब, तो उस टाइम तक जो है ब्लड प्रेशर जो है वो कॉमन होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अब हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। हम लोगों में छोटे छोटे बच्चों को भी हाइपरटेंशन होना शुरू हो गया है। इवन के गर्ल्स में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है, और लड़कियां खासकर जब प्रेगनेंसी में होती हैं तो उसमें भी उनको ये वाला इशू फेस करना पड़ रहा है। आजकल ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब इसमें 65-64 एज वाला चक्कर जो है वो नहीं रहा। हम लोगों ने हर टारगेट बहुत अच्छे से अचीव किया है, माशाल्लाह से हम बहुत अच्छे हैं पाकिस्तानी के, हमने हर चीज़ को बहुत अच्छे से अडॉप्ट किया है और हर डिज़ीज़ में हम नंबर 1 पर आना चाह रहे हैं। देन उसके बाद आ जाती है इसमें फैमिली हिस्ट्री, ठीक है। अब फैमिली हिस्ट्री में क्या होता है कि हमारे किसी पेरेंट्स को है, या हमारे पीछे नाना दादा को थी, फिर हमारे पेरेंट्स को थी, तो फिर अब हमें भी हाइपरटेंशन का इशू हो रहा है, ठीक है। या हमारे किसी बहन भाई को है, तो ये चीज़ मतलब फैमिली हिस्ट्री में चलती आ रही हो एक चीज़, तो वो भी आपको इफ़ेक्ट करती है। देन उसके बाद आ जाता है कि अगर कोई ओबीस है या ओवरवेट है, एक्सेसिव वेट जो है किसी का है, तो उसकी वजह से भी जो ब्लड प्रेशर है वो भी इंक्रीज़ हो सकता है। इसके अलावा डिफरेंट बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो भी इफ़ेक्ट होते हैं इसकी वजह से, जिसमें कि ब्लड वेसल्स आ जाती हैं, किडनीज़ आ जाती हैं, इस तरह से। अब क्या होता है कि जो ओवरवेट पर्सन है उसमें ये चीज़ का भी बहुत ज़्यादा रिस्क है कि उसका जो कोलेस्ट्रोल है वो भी हाई है, और वो उसको रिस्क है हार्ट डिजीज़ का, ठीक है। देन आ जाता है लैक ऑफ एक्सरसाइज। जब हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली हम वेट गेन करेंगे, और जैसे ही वेट गेन होगा तो ब्लड प्रेशर का रिस्क जो है वो भी ज़्यादा होगा, ठीक है। और वो लोग जो एक्सरसाइज नहीं करते उसमें ये चीज़ आ जाती है कि उनका जो हार्ट रेट है वो भी हाई रहता है, ठीक है। हायर हार्ट रेट उनमें रहता है, हार्ट रेट की जो अमाउंट है वो ज़्यादा होती है उनमें, जो लोग इनएक्टिव होते हैं। और आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे एक फैक्ट भी बता दूँ कि जब हम वॉक करते हैं तो जितना हम चलते हैं, हमारे चलने से हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रोल होता है। कोलेस्ट्रोल की आप लोगों को पता है 2 टाइप्स हैं, बैड एंड गुड, ठीक है।
तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, जब हम वॉक करते हैं तो उससे जो LDL है उसकी अमाउंट हमारी बॉडी में कम होती है और HDL की अमाउंट हमारी बॉडी में ज़्यादा होती जाती है। LDL की अमाउंट को जब हम वॉक करते हैं तो हम खुद से ख़त्म कर सकते हैं। देन उसके बाद टोबैको जो है, टोबैको स्मोकिंग जो है वो भी हमारी ब्लड वेसल्स को ख़राब करती है, उसमें इंजरीज़ कोज करती है और हमारी जो आर्टरीज़ होती हैं उसको हार्ड करने का प्रोसेस बेसिकली ये करते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अगर आपके पास कोई स्मोकर आ जाता है जिसको हाइपरटेंशन का इशू है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने उसकी काउंसलिंग किस तरह से करनी है, आपने उसको स्ट्रेटजीज़ प्रोवाइड करनी है कि वो किस तरह से स्मोकिंग को क्विट कर सकता है। देन फिर बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल करना और पोटेशियम का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम करना। नमक जो है, नमक को हम सोडियम बोलते हैं, तो ये क्या करता है कि ये अगर बॉडी में ज़्यादा हो तो फिर इससे फ्लूइड रिटेन हो जाता है, ये हमारी बॉडी में फ्लूइड को रिटेन करता है और इससे हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है। और जो पोटेशियम है ये बैलेंस करता है साल्ट की अमाउंट को हमारे बॉडी के डिफरेंट सेल्स में, ठीक है। और अगर हम इसकी प्रॉपर अमाउंट लें तो वो फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है हार्ट हेल्थ के लिए। पोटेशियम की बात कर रही हूँ मैं। अगर लो पोटेशियम लेवल्स हैं तो इससे क्या होता है कि हमारी जो हेल्थ की कंडीशंस हैं वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट होती जाती हैं और फिर हमें डिहाइड्रेशन का भी इशू हो जाता है। स्ट्रेस जो है ये एक कह लें कि ऐसा फैक्टर है जो कि टेम्परेरी होता है, लेकिन इसकी वजह से भी अगर ब्लड प्रेशर हमारा शूट कर जाए तो वो फिर हमारे लिए हार्ट की कंडीशन, स्ट्रोक की कंडीशंस को पैदा कर सकता है। देन आ जाता है कि डिफरेंट क्रोनिक कंडीशंस उसमें आ जाती हैं, किडनी डिजीज़ आ जाती हैं, डायबिटीज़ आ जाती हैं, इसके अलावा स्लीप एपनिया आ जाता है। ये सारी जो कंडीशंस हैं इस तरह की, ये भी हाई ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करती हैं। देन प्रेगनेंसी, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि प्रेगनेंसी जो है वो किस तरह से उसमें भी ब्लड प्रेशर हाई होता है। अब हम आ जाते हैं इसकी डाइट पे कि हाइपरटेंशन में हमने किस तरह की जो है वो डाइट का इस्तेमाल करना है। मैं पानी पी लूँ उतनी देर, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कि डैश डाइट के बारे में आप लोगों को पता है या नहीं। ओके सर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताती हूँ कि डैश डाइट जो है वो क्या होती है। डैश डाइट बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं हाइपरटेंशन के लिए, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म जो है वो ये है डाइट्री, D फॉर डाइट्री, A फॉर अप्रोचेस, S फॉर स्टॉप, H फॉर हाइपरटेंशन, ठीक है। डाइट्री अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। डैश डाइट हम देते हैं हाइपरटेंशन की सिचुएशन में। डैश डाइट में क्या होता है कि सॉल्ट की जो अमाउंट है वो कम होती है, सॉल्ट की अमाउंट कम होती है और फ्रूट्स की अमाउंट इसमें रिच होती है, वेजिटेबल्स की, होल ग्रेन्स की अमाउंट ज़्यादा कर देनी है, लो फैट डेयरी इसमें देनी है और इसके अलावा लीन प्रोटीन देनी होती है, ठीक है। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, डैश स्टैंड्स फॉर डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। जब भी आपसे कभी कहीं पर भी कोई पूछेगा कि हाइपरटेंशन के लिए कौन सी डाइट देनी है, आपने फट से बोल देना है डैश डाइट, ठीक है।
डैश डाइट सॉल्ट में लेस होती है, लो होती है, क्योंकि आप सबको पता है कि हाइपरटेंशन का इशू किस चीज़ से हो रहा है, ज़्यादा सॉल्ट का इंटेक करने से। तो आप लोगों ने फ़ौरन से कह देना है कि जी सॉल्ट की अमाउंट इसमें लो देनी है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन, लो फैट डेयरी एंड लीन प्रोटीन इसमें ज़्यादा देने हैं, ठीक है। बच्चों मेरी लाइव आप लोगों के पास स्लो चल रही है, क्योंकि मैसेजेस आप लोगों के अब आ रहे हैं। अच्छा बच्चों, जो डैश डाइट होती है ना, ये स्पेशली डिज़ाइन की जाती है किस चीज़ के लिए, कि हम हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट कर सकें, ठीक है। और इसके अलावा ये उन लोगों को भी दी जा सकती है जिनका कि हमने कोलेस्ट्रॉल का लेवल LDL, बैड कोलेस्ट्रॉल जो है उसको हमने कम करवाना हो, ठीक है। इसके अलावा डैश डाइट जो होती है ये सैचुरेटेड फैट्स में भी लो होती है। इसमें सैचुरेटेड फैट्स की अमाउंट भी बहुत ज़्यादा लेस होती है। पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फाइबर एंड प्रोटीन इसमें ये हाई होती है, ठीक है। इसमें रिच होती है ये डाइट। आप लोगों ने माइंड में रखना है कि सैचुरेटेड फैट्स, सॉल्ट्स, इस तरह की चीज़ें हम इसमें कम दे रहे हैं, और बाकी जो पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, ये चीज़ें हम इसमें रिच अमाउंट में इनको प्रोवाइड कर रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि डैश डाइट की जो सर्विंग्स हैं वो किस तरह से आपने मैनेज करनी है। इसमें अब आपको मैं एक जनरल 2000 कैलोरीज अ डे पर डे के अकॉर्डिंग जो है वो बताने लगी कि किस तरह से आपने सर्विंग्स जो है वो देनी है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम यहाँ पर आप लोग नोट डाउन कर लें कि 2000 कैलोरीज अ डे आपने देने हैं। उसके लिए ये जो सजेस्टेड सर्विंग्स हैं वो इतनी है। फिर इनको सामने रखते हुए आप लोग डाइट प्लान जो है वो क्रिएट करेंगे, ठीक है। अभी आप लोगों के साथ जनरल डाइट प्लान्स जो हैं वो शेयर किए जा रहे हैं। अभी आप लोगों को जिन्होंने ट्रेनिंग सेशन लिया है उनको इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरह से हम वहाँ पर सर्विंग्स और ईच एंड एवरीथिंग को डिस्कस करते हैं। ये डाइट प्लान्स जो आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं ये जनरल हैं, क्योंकि ये पब्लिकली आप लोगों को बताए जाते हैं, तो इसको पब्लिक भी यूज़ कर सकती है सम हाउ अपनी नॉर्मल कंडीशन में, अगर उनको और कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है। लेकिन जो ट्रेनिंग सेशंस होते हैं दे आर द सीक्रेट थिंग्स, तो इसलिए वो चीज़ें फिर आप लोगों के साथ गूगल मीट पे शेयर की जाती हैं। आसान हो जाए तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं।
ओके सो स्टूडेंट्स, अब हम इसकी डैश डाइट की सर्विंग जो हैं वो देखने लगे हैं। बच्चे कोई बात नहीं, अगर क्लियर नहीं है मैं बोलूँगी, आप नोट डाउन कर लेना। ये जो हम सर्विंग्स देखने लगे हैं, ये हम देखने लगे हैं 2000 किलो कैलोरीज पर डे के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले आपने जो चीज़ मेनली फोकस करनी है वो क्या है कि ग्रेन्स जो हैं वो 6 to 8 सर्विंग्स इंक्रीज़ कर लें लाइव। बच्चे ये कैसे इंक्रीज़ करनी है मुझे आइडिया नहीं है। तलहा आप मुझे बता दो तो मैं कर लेती हूँ। मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तलहा। ठीक है ओके। मुझे वैसे बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा है जो मेरे पास है उसमें। मैं इसके ऊपर कोई फ़िल्टर लगा कर देखती हूँ अगर उससे आप लोगों को थोड़ा क्लियर हो जाए। बाकी मैं इसको बोलूँगी तो आप लोग नोट डाउन कर लो। ये तो जस्ट मैंने थोड़ा सा वो करने के लिए किया है कि आप लोग का थोड़ा फोकस जो है वो चीज़ों पर पड़ जाए। चलिए मैं इसको बोलने लगी हूँ तो आप लोग उस तरह से इसको नोट करें, ठीक है। टू 2000 किलो कैलोरीज़ के अकॉर्डिंग जो है ना ये फूड ग्रुप्स के जो सर्विंग्स हैं मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ। ग्रेन्स की सर्विंग्स जो हैं वो 6 to 8 सर्विंग्स होनी चाहिए पर डे, ठीक है। ग्रेन्स 6 to 8 सर्विंग्स पर डे। अब इसमें क्या आ जाता है कि इसकी एक सर्विंग जो है वो हाफ कप हो सकती है सीरियल की, राइस की, पास्ता, या फिर एक स्लाइस ब्रेड और एक ऑन्स ड्राई सीरियल। अच्छा अभी मैं ऐसा करती हूँ, मैं सिर्फ आपको सर्विंग्स बताती हूँ। जो फूड सोर्सेज है ना इसका मैं ये रिटन फॉर्म में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ग्रुप में, ठीक है। वेजिटेबल्स जो हैं वो 4 to 5 सर्विंग्स देनी है आपने पर डे। फ्रूट्स भी 4 to 5 सर्विंग्स पर डे। फैट फ्री और लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपने देनी है 2 to 3 सर्विंग्स पर डे। देन आ जाएगा लीन मीट, पोल्ट्री, फिश। इसकी आपने 1 ऑन सर्विंग देनी है। मुकद्दस मैंने क्या नहीं करना बच्चे? अच्छा मेरे पास मैसेजेस लेट आते हैं आपके। नट्स, सीड्स और ड्राई बीन्स और पीस जो हैं वो आपने 4 to 5 सर्विंग्स देनी है पर वीक, ठीक है। नट्स, सीड्स, ड्राई बीन्स और पीस ये आपने देनी है 4 to 5 सर्विंग्स एक हफ्ते में पर वीक। फैट्स एंड ऑयल्स की आपने 2 से 3 सर्विंग्स देनी है पर डे। स्वीट्स और एडिड शुगर जो हैं वो आपने 5 या 5 से कम सर्विंग्स देनी है पर वीक। देन उसके बाद हम आ जाते हैं अल्कोहल पर। अल्कोहल एंड कैफीन। बच्चों इसके लिए परेशान ना होना, ये मैं आप लोगों को ग्रुप में भेज दूंगी, ठीक है। लाइव के बाद कोई एक बच्चा मुझे याद करवा दे तो मैं आपके साथ शेयर दूंगी ग्रुप में। अल्कोहल और कैफीन, ठीक है निम्रा मैं कर देती हूँ रिपीट। ग्रेन्स की सर्विंग्स जो हैं वो आपने पर डे के अकॉर्डिंग 6 to 8 सर्विंग्स देनी है। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की 4 to 5 सर्विंग्स पर डे। फैट फ्री लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स 2 to 3 सर्विंग्स पर डे।
लीन मीट, पोल्ट्री एंड फिश। इसकी 1 ऑन सर्विंग देनी है आपने पर डे। नट्स, सीड्स, ड्राई बीन्स, पीज। इसकी 4 to 5 सर्विंग्स देनी है पर वीक। स्वीट्स एंड एडिड शुगर्स की 5 सर्विंग्स देनी है या फिर इससे भी कम देनी है पर वीक। फैट्स एंड ऑयल्स की 2 से 3 सर्विंग्स जो हैं वो आपने देनी है एक दिन में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं अल्कोहल एंड कैफ़ीन की तरफ। आप सबको पता है कि बहुत ज़्यादा अल्कोहल का या कैफ़ीन का इस्तेमाल करना हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कर देता है। और अगर हम अमेरिकन डाइटरी गाइडलाइंस देखें तो वो जो मेन है उनको इस चीज़ के बारे में लिमिट कर देते हैं कि अल्कोहल का इस्तेमाल जो है वो दिन में 2 ड्रिंक्स जो हैं 2 ड्रिंक्स का इस्तेमाल जो मेल्स हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर अल्कोहल का इस्तेमाल होता है। अभी पाकिस्तान में हम नहीं करते इस्तेमाल, हमारे लिए हराम है, लेकिन हमारे पास क्लाइंट्स तो आने हैं ना इस तरह के भी जो ये सब चीज़ें यूज़ करते होंगे, तो उसके लिए ये चीज़ आपको बताई जा रही है कि जो अमेरिकन डाइटरी गाइडलाइंस है ना उसके मुताबिक ये रिकमेंडेड है उसमें कि हम अल्कोहल जो है वो दे सकते हैं। जो हमारा पेशेंट अल्कोहलिक है उसको हम दे सकते हैं 2 ड्रिंक्स पर डे अगर वो मेल है, और अगर वो फीमेल है तो उसको 1 देनी है या फिर एक भी नहीं देनी, ठीक है। देन आ जाते हैं कैफ़ीन पे। जो कैफ़ीन है ना, कैफ़ीन के बारे में ये चीज़ अभी तक क्लियर नहीं है कि कैफ़ीन जो है वो हमारे ब्लड प्रेशर को इफ़ेक्ट करती है या नहीं करती, इसका कोई हमारे ब्लड प्रेशर पर असर है या नहीं है, ठीक है। लेकिन जो कैफ़ीन है वो हमारा जो ब्लड प्रेशर है ना उसके लेवल्स को किसी हद तक ज़्यादा ज़रूर करती है। और अगर कोई इंसान इस चीज़ को फ़ील कर रहा है कि कैफ़ीन के इंटेक से उसका ब्लड प्रेशर हाई आ रहा है, कि जब वो जिस दिन कैफ़ीन का यूज़ करता है ज़्यादा उस दिन उसके ब्लड प्रेशर के लेवल्स जो हैं वो हाई हो जाते हैं, तो फिर उसको इस चीज़ को रिलेट करना चाहिए कि उसका कैफ़ीन की वजह से ही ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो रहा है, तो उसने कैफ़ीन को फिर कट डाउन करना है या फिर अपने किसी डॉक्टर से या डाइटिशियन से कंसल्ट लाजमी करना है। अब आप लोगों को मैंने डैश डाइट के बारे में बताया, उसमें मैंने आपको बताया कि डैश डाइट में एक चीज़ है जिसको कि आपने ख़त्म कर देना है या फिर लिमिट कर देना है, या जिसका इंटेक जो है वो लो अमाउंट में करना है। तो वो क्या चीज़ है, वो है सॉल्ट, ठीक है। सॉल्ट के बारे में मैंने आपको बताया कि डैश डाइट में लो सॉल्ट जो है वो लेना है, सॉल्ट का इंटेक बहुत लोअर होना चाहिए। अब आप लोग ने किस तरह से अपने क्लाइंट को गाइडलाइंस देनी है कि वो सॉल्ट का इस्तेमाल किस तरह से कम कर सकता है। आपने अपने क्लाइंट को बोलना है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जो हमारे टेबल्स पर सॉल्ट पड़ा होता है उसको टेबल से हटा देना है, ठीक है। जब वो सामने पड़ा होता है नमक, तो फिर हम कहीं ना कहीं उसको इस्तेमाल कर ही लेते हैं, या अगर हमें थोड़ा बहुत लग रहा हो कि सालन में नमक कम है तो हम ऊपर से सालन में नमक डाल लेते हैं। अगर टेबल पे नहीं होगा तो ऑब्वियसली फिर हम थोड़ा सोचेंगे कि नहीं अब उठ के जाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, तो ठीक है ऐसे भी ठीक लग रहा है, हम ऐसे ही खा लेते हैं, तो फिर हम उस चीज़ को इतना बोदर नहीं करते। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपने टेबल सॉल्ट को हटाना है। सेकेंडली फूड लेबल्स जो हैं वो रीड करने हैं, और वहाँ पर जो फूड्स चूज़ करने हैं वो लो सॉल्ट वाले चूज़ करने हैं या फिर नो सॉल्ट एडिड वाले ऑप्शंस की तरफ जाना है। स्पाइसेस या फ्लेवरिंग्स जो हम यूज़ करते हैं अपने खानों में, उसको अगर आप ख़रीद रहे हैं तो उसमें आपने फिर सॉल्ट फ्री स्पाइसेस, सॉल्ट फ्री फ्लेवरिंग्स का इस्तेमाल करना है, वहाँ से आपने वो चीज़ें चूज़ करनी है। वेजिटेबल्स जब भी इस्तेमाल करनी है इन पेशेंट्स ने तो उनको रिकमेंड करना है कि आप फ्रेश या फिर फ्रोज़न वेजिटेबल्स का इस्तेमाल जो है वो करें। और अगर आप इस तरह की वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि बाहर से पैकेट में आ रही हैं यानी कि प्रोसेस होके आ रही हैं, तो उसका इस्तेमाल आपने नहीं करना। जो घर में हम लोग वेजिटेबल्स अपने पास रखते हैं फ्रेश होती हैं, या हम उनको अगर वो 2-3 दिन
के लिए हमारे पास आएंगे तो हम उनको फ्रीज़ कर लेते हैं कि ख़राब ना हो, वो हमने खुद फ्रीज़ किया, उनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। लेकिन जो बाहर से पैकेट के फॉर्म में आता है उसमें बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल किया गया होता है। फिर क्या चीज़ चूज़ करनी है जी, स्किनलेस पोल्ट्री यूज़ करनी है, पोल्ट्री के ऊपर स्किन जो है वो ना हो। फ़िश का इस्तेमाल करना है, फ्रेश फ़िश हो या लीन कट्स मीट के हों, ठीक है। फिर रेस्टोरेंट फूड, फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल अपनी डेली रूटीन में कम करना है या फिर इनको इस्तेमाल करना ही नहीं है, क्योंकि इन डिशेज़ में सॉल्ट के अमाउंट जो है वो एक्सेसिव होती है। एक्स्ट्रा अमाउंट साल्ट की इनके अंदर ऐड की गई होती है और वो फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो जाती है। टेबल्स हैं कुछ, वो मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर करूँगी, क्योंकि अभी यहाँ पर अगर मैं आपको वो लिखवाऊँगी तो आप लोगों को समझ नहीं आएगी। वो कैलोरीज़ के हिसाब से फूड ग्रुप्स उसमें मैनेज किए गए हैं कि कितनी सर्विंग्स कैलोरीज़ के हिसाब से देनी है, ठीक है। तो वो मैं आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दूँगी। अब हम डैश डाइट का जो डाइट प्लान है वो डिस्कस करने लगे हैं कि हाइपरटेंशन में जो डाइट प्लान देना है वो किस तरह का हो सकता है। सबसे पहले प्री ब्रेकफास्ट में आ जाए। प्री ब्रेकफास्ट में आपने देना है 1 गिलास पानी, नॉर्मल वाटर, गर्म भी नहीं और ठंडा भी नहीं। 1 गिलास पानी, 1 टीस्पून चिया सीड्स, 1 टीस्पून हनी। सेकंड ऑप्शन लिखें, 1 गिलास वाटर, 1/4 टीस्पून अश्वगंधा, फर्स्ट ऑप्शन मैंने आपको बताया 1 गिलास नॉर्मल वाटर, 1 टीस्पून चिया सीड्स, 1 टीस्पून हनी। सेकंड ऑप्शन मैंने आपको बताया 1 गिलास नॉर्मल वाटर और साथ में 1/4 टीस्पून अश्वगंधा पाउडर। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आप दे देंगे। देन आ जाते हैं ब्रेकफास्ट पे। अब जो मैंने आप लोगों को सर्विंग्स बताई हैं, जिसमें मैंने आपको ग्रेन्स का बताया कि 6 to 8 देने हैं, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स 4 to 5 देने हैं, फ़ैट लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो 2 to 3 देनी है। इस तरह से मैंने आपको डिफरेंट फूड ग्रुप्स जो है उनका बताया कि कितनी कितनी सर्विंग्स देनी है। आपने उन सर्विंग्स को भी सामने रखना है और उस पर्सन की कैलोरिक रिक्वायरमेंट को भी सामने रखना है और फिर आपने उसका डाइट प्लान बनाना है, ठीक है। तो उसमें आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल क्या करना है कि आपने ब्रेकफास्ट में उसको ग्रेन्स की 2 सर्विंग्स दे देनी है, यानी कि आपने 1 कप कुक्ड ओट मील दे देना है, 1 कप ओट मील। और ओट मील के साथ आप मेंशन करेंगे कुक्ड, क्योंकि ओट्स कुक भी यूज़ होते हैं और अनकुक्ड भी यूज़ होते हैं। तो आपने 1 कप कुक्ड ओट मील देनी है। साथ में आप दे देंगे हाफ कप जो है फ्रूट जूस। देन मॉर्निंग स्नैक पे आ जाएं। इसमें आप एक स्मॉल बनाना दे सकते हैं, 1 स्मॉल बनाना, 1 कप योगर्ट। बच्चों मैं चीज़ें बताने के बाद कुछ सेकंड्स के लिए रुक जाती हूँ कि अगर किसी ने कुछ पूछना हो तो वो फ़ौरन से ही पूछ लें, तो आप लोग पूछ सकते हैं। मॉर्निंग स्नैक में मैंने आपको 2 ऑप्शंस बताए हैं, 1 स्मॉल बनाना और 1 कप योगर्ट। देन लंच पर आ जाए।
लंच में आप लोग देखेंगे कि जो पाकिस्तान में नॉर्मली खाना खाया जाता है वो क्या होता है कि रोटी होती है, साथ में हमारे घरों में तरी वाला सालन बनता है, ठीक है, जिसमें कि ऑयल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हम लोग। एक्स्ट्रा ऑयल हमारे सालन के ऊपर तैर रहा होता है और उसको हम एज इट इज़ अपने रोटी के साथ लगा कर तो खा रहे होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर आपने एक चीज़ लिख देनी है डाइट प्लान में कि ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। 2 to 3 सर्विंग्स पर डे है फैट्स एंड ऑयल, तो उसके मुताबिक आपने उनको रिकमेंड कर देना है। अब लंच में आप उनको क्या देंगे कि 1 CD साइज रोटी। डैश डाइट सॉरी, इसमें हाइपरटेंशन में ना आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने वेट अगर ऑलरेडी नॉर्मल है तो आपने कोई ऐसे फूड्स नहीं देने कि जिससे वेट गेन हो जाए, और अगर वो ऑलरेडी ओबेसिटी की तरफ है, क्योंकि हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स ओबेसिटी में चले जाते हैं, तो आपने उनका साथ साथ वेट भी लूज़ करवाना, तो उस चीज़ को आपने सामने रखना है। 1 स्मॉल रोटी 6 इंचेस, होल ग्रेन और मल्टीग्रेन। 2 ऑप्शंस दे दें कि होल ग्रेन की यूज़ कर लें या फिर मल्टीग्रेन यूज़ कर लें। देन उसके बाद आपने ऑप्शन देना है कि 3 to 4 टेबल स्पून सालन। अगर सालन में चिकन है, फ़िश है, बीफ है, मटन है, तो फिर वो 1 बोटी का इस्तेमाल करेंगे और बाकी 3 चम्मच सालन का इस्तेमाल करेंगे। 1 कप सलाद, 2 टेबलस्पून लो फैट योगर्ट। सेकंड ऑप्शन पे आ जाए। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आप एक सैंडविच का देंगे जिसमें कि 2 होल ग्रेन स्लाइस होंगे ब्रेड के, 2 स्लाइस होल ग्रेन ब्रेड या फिर ब्राउन ब्रेड। ब्राउन ब्रेड नहीं होता, ब्राउन ब्रेड होता है, BRAN। उसमें 2 स्लाइसिस ऐड करेंगे टोमेटो के, 1 पत्ता बंद गोभी का, 1 स्लाइस ऑफ लो सोडियम चीज़। इजीली मार्केट से चीज़ मिल जाएगी और इसके आगे आपने लिख देना है ऑप्शनल। कुछ लोग इसको अफोर्ड कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, तो आपने ऑप्शनल लिख देना है कि चीज़ जो है वो सैंडविच में ऑप्शनल है। लो फैट चीज़ स्लाइस, लो सोडियम लो फैट चीज़ स्लाइस, थ्री ऑन्स मीन्स चिकन। चिकन का कीमा जो है वो 3 ऑन्स इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून मस्टर्ड सॉस, एंड हाफ कप वेजिटेबल्स। डिफरेंट वेजिटेबल्स इसमें आ सकती हैं, गाजर हो सकती है, खीरा हो सकता है, इस तरह से। ये एक प्रॉपर रेसिपी आप नोट डाउन कर देंगे उनको कि इस तरह से आपने अपना एक सैंडविच बनाकर यूज़ कर लेना है। अब आप लोग ने देखा होगा कि मैंने इसमें केचप का नाम नहीं लिया, क्योंकि केचप में भी नमक बहुत ज़्यादा होता है। नमक और चीनी केचप में बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है और सिरका भी उसके अंदर काफ़ी होता है। देन उसके स्नैक का आइटम पे आ जाए। स्नैक आइटम पे आप उसको फ्रूट देंगे, 1 एप्पल। मैम जूस की बजाय फ्रूट नहीं ठीक। आतिका देखो, अभी मैं आपको डाइट प्लान पूरा लिखवा रही हूँ ना, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो सर्विंग्स है ना उसके अकॉर्डिंग हम इसको मैनेज करेंगे, ठीक है। अगर हम सुबह भी फ्रूट दे देंगे, शाम में भी फ्रूट दे देंगे, तो हो सकता है क्लाइंट जो है वो बोर हो जाए कि बार बार एक जैसी चीज़ें खाई जाऊँ, फ्रूट्स खाई जाऊँ। तो कुछ लोग जूस के भी शौकीन होते हैं और जूस सबको ही तकरीबन पसंद होता है, तो आपने जूस को मॉर्निंग में दे देना है, ठीक है। एक आपने एप्पल का ऑप्शन देना है। सेकंड आपने कहना है कि 7 to 8 बादाम आलमंड्स। देन उसके डिनर पे आ जाए।
डिनर में आपने देने हैं ब्राउन राइस 14 to 16 टेबल स्पून ब्राउन राइस, 3 ounce चिकन और फिश, हाफ कप नॉन फैट योगर्ट, देन इसके साथ आप एक और चीज़ लिखेंगे कि मीडियम साइज़ स्वीट पोटैटो, मीडियम साइज़ स्वीट पोटैटो। इसके आगे आप लिख देंगे ऑप्शनल। देन आप उसको पोस्ट डिनर का ऑप्शन देंगे। पोस्ट डिनर के ऑप्शन में आप कहेंगे कि जी आप इस्तेमाल कर सकते हैं होममेड पॉपकॉर्न्स हाफ कप। होममेड पॉपकॉर्न्स कौन से हो सकते हैं कि जो दाने हैं उनको आपने किसी पैन में जी डालना है, 2 टेबलस्पून डालेंगे तो उससे उनका हाफ कप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 2 टेबलस्पून दाने या फिर हाफ कप कुक्ड, और हल्का सा उसमें ऑयल डालना है, नमक का इस्तेमाल नहीं करना। उस तरह से ये एक बाउल उनका छोटा सा बन जाएगा हाफ कप, वो बनाकर वो इस्तेमाल कर सकते हैं। देन रिकमेंडेशंस पे आ जाएं कि रिकमेंडेशंस में आपने क्या ऐड करना है।